अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आपने कल सुना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस का रेफरेंस जो जुडिशल मर्डर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवालों का जवाब देना था, जिसमें एक सवाल उन्होंने छोड़ दिया है। ताहम 4 सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया है, जिसके मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल सोची समझी एक साजिश थी और एक ट्रायल जो था उन्हें किसी किस्म का जो है हक नहीं दिया गया ट्रायल का, और सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में केस चलाकर उनकी हक तलफी की गई। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस इस नौयत से नहीं चला जिस तरह चलना चाहिए, और मुल्ज़िम को कोई फ़ायदा या रिलीफ नहीं दिया गया, उन्हें कोई रिलीफ लेने की कोशिश भी नहीं की गई। ये सारी सूरत हाल हुई है कल। लेकिन सवाल ये है कि ये इस केस का आधा फैसला है, जिसमें काजी साहब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला जारी किया है, उसमें यही लिखा हुआ है कि ये हम इस केस को मजीद नहीं खोल सकते। उसकी जो शहादतें हैं उस चीज़ पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये केस क्लोज हो चुका है। लेकिन हम उसके मुज़मरात पर बात ज़रूर करेंगे। जो सवालात उठाए गए हैं हम सिर्फ उनका जवाब देंगे। तो इसके वजह से हम उस केस को नहीं खोल सकते, क्योंकि ये केस अपील में भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद फिर नज़रसानी की अपील हुई है, वो भी मुस्तरद हो चुकी थी। इसके बाद इस केस को खोलने का कोई कानूनी नज़ीर नहीं है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको मौलवी मुश्ताक और अनवारुल हक की माफिया ने कत्ल किया जनरल ज़िया के कहने पर, क्योंकि जनरल ज़िया 1977 में ही कहे गए थे, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से वो सिंध हाउस मरी में मिले थे पहली बार। तो वहां से निकलने के बाद एक जर्मन सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हर हाल में फांसी दूंगा। तो उन्होंने 2 साल में वो काम पूरा कर दिया और 79 में जाकर उन्हें शहीद कर दिया गया। इनमें 3 जजेस ने, जिनका ताल्लुक छोटे सूबों से था, उन्होंने इख्तिलाफ किया, लेकिन बड़े सूबे से ताल्लुक रखने वाले 4 जजों ने सजा के फैसले को बरकरार रखा। इसमें जो वादे माफ गवाह बने उनको भी फिर पाकिस्तान से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दीगर जो वादे माफ गवाह थे उन्हें डांच दिया गया और फिर उन्हें इसी मुकदमे में फांसी दे दी गई। तो ये एक बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का अलमिया। उसके अलावा अदालती अलमिया भी है कि 44 साल के बाद आप किसी को इंसाफ दे रहे हैं। वो खुद तो चले गए, उनका खानदान का वारिस भी चले गए, अब उसका नवासा आया है, उस पर ये केस का फैसला आ रहा है। तो ये अदालती निज़ाम पर मातम करने को जी चाहता है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि अदलिया किस समत में जा रहे हैं कि लोग मर जाते हैं, उनके सेकंड नस्ल भी मर जाती है और तीसरी नस्ल को जाके इंसाफ मिलता है। तो ये तो था एक साबिक वजीर आजम, जिसको 40 साल के बाद जाके इंसाफ नसीब हुआ। लेकिन आम आदमी की क्या हालत है, आम आदमी को क्या इंसाफ मिलता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बड़े आदमी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या दूसरे हो, तो फिर उनके लिए अदालतें घंटों में लग जाती हैं। इधर एप्लीकेशन दी नहीं है, दूसरी तरफ समाअत का ऐलान कर दिया जाता था, जिस तरह साकिब निसार के दौर से हम देखते आ रहे हैं। फिर बंदयाल आया, गुलजार आया, उसके बाद फिर अब काजी साहब आए, तो थोड़ा अब जो है कुछ केसेस मेरिट पर चले हैं और ये एक अच्छी बात है। और काजी साहब के क्रेडिट पर 2 बड़े केसेस रहेंगे हमेशा। एक ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुडिशल मर्डर केस था, और दूसरा परवेज मुशर्रफ का केस था, जिसमें उन्हें पहले उस बगावत के केस में ट्रिब्यूनल ने सजा दी थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के उस बेंच ने, जिसमें जस्टिस मज़ार नकवी शामिल था, जो अब अदलिया छोड़ चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं करप्शन के इल्ज़ाम में, उसी जजों ने फैसला दिया और मुशर्रफ को बाइज्जत बरी कर दिया और जज के फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन काजी साहब ने उठाकर ट्रिब्यूनल का फैसला बहाल कर दिया और कहा कि मुशर्रफ गद्दार था, जिसने आइन से गद्दारी की और इस मुल्क से गद्दारी की, और उस फैसले को बहाल किया और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया। ये 2 बड़े इंतहाई अहम और तारीखी फैसले हैं जो पाकिस्तान में मुद्दतों याद रहेंगे, और आने वाला कोई भी डिक्टेटर इन 2 केसों को नज़र में रखकर फिर आएगा। इसीलिए आजकल डिक्टेटरशिप का मॉडल बदल गया है, सिलसिला बदल गया है, तरीक़ेकार बदल गया है।
उसके बाद आते हैं आप आज की खबरों की तरफ कि इमरान खान ने कल जेल में जो ट्रायल चल रहा था वहां पर साफी ऑब्जर्व कर रहे थे कि इमरान खान कल पहली बार लोगों को परेशान नजर आया और बार बार वो उठ रहा था, जा रहा था। और जब उसके वकला गवाहों पर जरा कर रहे थे तो भी इमरान खान को कोई उनसे दिलचस्पी नहीं थी, नहीं ये उस तरफ मुतवज्जो थे। उसकी क्या वजह है? उसकी बड़ी वजह ये है कि इमरान खान की जितनी उम्मीदें वाबस्ता थी कि 8 फरवरी आएगा और वो 2/3 अक्सरियत के साथ आ जाएगा, उसकी गवर्नमेंट आ जाएगी और वो जेल से बाहर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ ने इमरान खान को बहुत बड़ा मायूस किया है और इस मायूसी के आलम में वो कुछ से कुछ कह रहे हैं। कल भी उन्होंने साफियों से कहा कि मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं फौज के साथ रहा हूं और फौज के साथ रहना चाहता हूं। और 9 मई के वाक़े पर भी उन्होंने खुलकर बात की और कहा कि जिस तरह अमेरिका में ट्रंप के हामियों को वीडियोस के जरिए ढूंढ ढूंढ के गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा चलाए गए, इस तरह 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनके फुटेजेस थे उनको वहां से ट्रेस किया जाए, फिर उनको सजा दी जाए, मुझे वहां निकाला जाए क्योंकि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूं और दूसरे भी जो मुलव्वस नहीं है उन सबको छोड़ा जाए। ये चाह रहा है कि इसकी बहनों को भी सजा हो क्योंकि वो भी तस्वीरों में उस वक्त मौजूद हैं, वीडियोज में। इसका भांजा जो कोर कमांडर की पतलून वहां लहरा रहा था लाहौर के चौक में, उसको भी भली सजा हो, दूसरों को भी सजा हो, पीटीआई कारकुनों को भी सजा हो, जिन सबको इसने हलफ उठवा कर वरगला कर इस हद पर पहुंचाया कि उन्होंने आर्मी की तंसीबात पर हमले किए और ये सूरत हाल रही। तो अब कह रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाए, बाकी दूसरों को सजाएं दो। तो ये इसका मायूसी का अंदाज है। अब ये यूट्यूबर अब नया चूरन बेचना शुरू कर दिया है इन्होंने कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां इंतखाबात होंगे और इमरान खान के अबू ट्रंप आ जाएंगे। ट्रंप आएंगे तो फिर वो पाकिस्तान में ये मौजूदा गवर्नमेंट खत्म कर देंगे और फिर इमरान खान जेल से बाहर आकर वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। एक नई थ्योरी। और मुझे तो हैरत होती है जो सुनते हैं यूथिए और फिर उस पर यकीन भी कर लेते हैं और आगे फिर फॉरवर्ड कर देते हैं कि देखो इमरान खान बस आ रहा है, ट्रंप आए तो अब आ जाए। अब इनकी उम्मीदें पाकिस्तान में खत्म हो चुकी हैं, अब इनकी उम्मीदें ट्रंप के साथ जुड़ गई हैं। तो देखते हैं, ट्रंप की इलेक्शन भी दूर नहीं, सितंबर अक्टूबर में अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इनको रिलीफ मिलता है। इलेक्शन कमीशन ने जो तमाम अक़लियती नशस्तें और ख़वातीन की नशस्तें तमाम सियासी जमातों में बांट दी थी, उसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था, लेकिन पीटीआई वाले भागे गए पेशावर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पेशावर हाई कोर्ट ही वाहिद उनका आखिरी सहारा है, आखिरी इमरानडूस जजेस बैठे हैं, वो इनके लिए हक में फैसला करेंगे। और ऐसे ही हुआ, जाते जाते बस फौरन इस पर स्टे आर्डर दे दिया गया कि बस ये अराकीन कल तक हलफ नहीं उठाएंगे। लेकिन आज फिर जब समाअत हुई तो बाकायदा आज फुल कोर्ट बैठी पेशावर हाई कोर्ट की और उन्होंने इसको 19 तारीख तक, यानी अगले हफ्ते 9 मार्च के इलेक्शन के बाद भी 13 मार्च तक उसको स्टे आर्डर दे दिया है। तो ये खुली ना इंसाफी है और मैं समझता हूँ कि इसका इतलाक कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली पर नहीं होगा। वहाँ अराकीन अपना हलफ उठा लेंगे सवाए केपी के अराकीन के, क्योंकि केपी की अदालत है तो केपी पर ही उसका इतलाक होगा, पंजाब या कौमी असम्बली पर नहीं होगा। तो ये लिखे अब कि कौमी असम्बली क्या करने जा रही है, स्पीकर साहब क्या करने जा रहे हैं और किस रुख पे जा रहे हैं। ताहाल अभी तक किसी ने हलफ नहीं उठाया है और 9 मार्च से पहले मेरा ख्याल है कि ये हलफ उठा लेंगे। या हो सकता है हुक्मरान इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाए पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ, जिस तरह पहले हुआ था। तो ये भी कयास नहीं है, कयास से बैद नहीं है कि वहाँ ये चले जाएं और वहाँ से रिलीफ मांगे। तो देखना होगा कि ये क्या होता है। लेकिन आज फिर ये सुनी इत्तेहाद लाहौर हाई कोर्ट में भी चला गया है कि इसी केस के सिलसिले में कि इन तमाम जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को रद्द किया जाए। उसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इंतहाई अहम कोर कॉन्फ्रेंस हुई है कोर कमांडर की, उसका जो एलामिया जारी हुआ है वो बहुत चौंका देने वाला है। और इमरान खान की परेशानी का मेन सबब भी वो जो है इसका ISPR का नोटिफिकेशन है, जिसमें क्लियर कहा गया है कि 9 मई को न भूलने देंगे और 9 मई के तमाम किरदारों को बशमूल
उनके फैसिलिटियर, इन सबको सजाएं दी जाएंगी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक वाज़ेह पैगाम है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई बचत का इम्कान नज़र आता है, लेकिन क्योंकि कई फौजी अदालतें अपने मुल्ज़िमों को सज़ाएं दे चुकी हैं, लेकिन उसको अनाउंस नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्टे आर्डर लगा के बैठी हुई है। अब गवर्नमेंट नहीं आई है, फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है कि वो जाए 1-2 रोज़ में और सुप्रीम कोर्ट को कहे कि वो ये स्टे आर्डर हटाए ताकि मामला ज़िंदगी आगे चलें। जैसे ही स्टे आर्डर ख़त्म होगा सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर ये अदालतों के जो फैसले हैं, सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और ये फैसले सुनाने जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से अभी तक मुलतवी हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का स्टे आर्डर ख़त्म होगा उसी वक्त ये सज़ाएँ शुरू हो जाएंगी और फिर पता चलेगा कि किस किस को सज़ाएँ हुई हैं और कौन कौन बरी हुए हैं। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के साथ इस फैसले के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सदारती इलेक्शन 9 मार्च को हो रहा है, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी को वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है, लेकिन जो मतलूबा वोटिंग उठाने का अमल होता है कि इतने वोट लाजमन उठाने हैं, उसकी तादाद से भी वोटर ज़्यादा हैं। अब MQM अभी तक अपना कोई फैसला नहीं कर पाई है, क्योंकि MQM चाह रही थी कि कोई उनके साथ नेगोशिएट करे, कोई गवर्नर की शिप की सीट मिले, कोई सिंध में जो वज़रातें मिलें, कोई मुआहदा हो, ड्रामेबाजी उसकी जिस तरह होती है हमेशा ब्लैकमेलिंग, वो उस तरफ जाना चाह रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बार इसको घास नहीं डाल रही, इसके वजह से वो परेशान है। और कल इन्होंने अपनी राब्ता कमेटी भी तोड़ दी, एक टोपी ड्रामा करने के लिए, ताकि थोड़ा खबरों में रहें। उस खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी तोड़ दिए और एडहॉक कमेटी बना दी, और वही लोग सारे जो राब्ता कमेटी में थे फिर अब एडहॉक कमेटी में आ गए और आज इस्लामाबाद में बैठकर ही फैसला करेंगे कि सदर को वोट देना है या नहीं देना है। लेकिन अगर ये सियासत करना जानते हैं और चाहते हैं तो फिर इनको गैर मशरूत हिमायत करनी पड़ेगी सदर की, और आसिफ ज़रदारी को वोट देना पड़ेगा ताकि आगे इनके मामला बेहतर अंदाज में चलें। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और ख़ुद PML नूर सिंध के मौजूदा गवर्नर कामरान टिसोरी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। उसकी जगह पर एक और नाम, वो भी MQM से है, खुशबक शुजात का नाम आ रहा है, जो 75 ईयर्स ओल्ड वुमन है, एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है, इस वक्त भी मुल्क से बाहर हैं, लेकिन जैसे ही उनका गवर्नरशिप का अनाउंस होगा तो वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। और जो असल इक़्तिदार के मालिक हैं वो भी चाहते हैं कि खुशबक जो शुजात इसको गवर्नरशिप दी जाए और वो इसको कंटिन्यू करे MQM के प्लेटफार्म से। तो अब देखना ये है कि कामरान टिसोरी की बाजी आगे निकलती है या खुशबक शुजात आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा, बल्कि बहुत जल्द बताएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।